वो रात थी जब मामा के शब्दों ने मेरे शांत जीवन में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा पति कभी तुम्हें नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरे दिल को चीरते हुए। उस पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। राहुल के साथ मेरा रिश्ता, मेरा पूरा अस्तित्व, सब एक नए सवाल के दायरे में आ गया। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्तों और अनदेखी भावनाओं के ताने बाने को बुनेगी। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम प्रिया है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में राहुल के साथ मेरी एक बेहद खूबसूरत दुनिया थी। बाहर से देखने पर हमारी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। राहुल एक सफल व्यापारी थे। उनका अपना एक बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, जिसने हमें हर भौतिक सुख सुविधा दी थी। आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, सब कुछ था। हमारे रिश्ते को भी लोग आदर्श मानते थे। राहुल मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। पर इन सब के बावजूद मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खालीपन थी, एक ऐसी अनकही उदासी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, शायद राहुल को भी नहीं। मैं बचपन से ही थोड़ी अंतर्मुखी और भावुक स्वभाव की थी। मुझे कविताएं लिखना, पेंटिंग करना, घंटों प्रकृति को निहारना पसंद था। कलकत्ता में जहां मैं पली बड़ी थी, मेरा घर किताबों और रंगों से भरा रहता था। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरी कलात्मक रुचियों को सराहा था। राहुल के साथ मेरी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी। जब हम पहली बार मिले थे, मुझे उनकी सादगी और उनके आत्मविश्वास ने बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कहा था, प्रिया, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, और उन्होंने अपना वचन निभाया भी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि खुशी की मेरी परिभाषा और राहुल की परिभाषा में बहुत अंतर था। राहुल के लिए खुशी का मतलब था आरामदायक जीवन, अच्छी खासी बैंक बैलेंस, समाज में सम्मान। मेरे लिए खुशी थी एक सांझ की चाय पर दिल की बातें करना, मेरी कविताओं को सुनना, मेरी पेंटिंग को समझना, मेरे सपनों को साझा करना। धीरे धीरे मैंने राहुल से अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश की। मैंने उन्हें अपनी लिखी कविताएं दिखाईं, उन्हें अपनी पेंटिंग के पीछे की कहानी बताई, उन्हें बताया कि कैसे मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपनी ही दुनिया में अकेली हूँ। राहुल हमेशा मुस्कुराते थे, मेरी पीठ थपथपाते थे और कहते थे, प्रिया, तुम बहुत अच्छी लिखती हो, तुम्हारी पेंटिंग के कमाल की है, लेकिन तुम इतना क्यों सोचती हो? ये सब बस तुम्हारे शौक है। खुश रहो, जिंदगी में क्या रखा है इन गहरी बातों में? उनका जवाब हमेशा व्यवहारिक होता था। मेरी भावनाओं को समझने के बजाय वे उन्हें शौक कहकर टाल देते थे। मुझे लगता था जैसे मैं एक खूबसूरत लेकिन गूंगी धुन बजा रही हूँ और राहुल उसे बस एक शोर समझ रहे हैं। ये खालीपन बढ़ता जा रहा था। मैं राहुल से प्यार करती थी, उनकी हर बात का सम्मान करती थी, लेकिन ये महसूस करती थी कि हमारे बीच एक अदृश्य दीवार थी जो हमारे दिलों को एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ने नहीं दे रही थी। मेरे मन की गहराई को कोई नहीं समझता था, न राहुल, न मेरी दोस्तें, न परिवार के दूसरे सदस्य, सिवाय एक इंसान के, मेरे मामा अमित। मामा अमित मेरी माँ के छोटे भाई थे। वे मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे। कोलकाता में ही रहते थे। वे एक जाने माने आर्ट हिस्टोरियन और कॉलेज में प्रोफेसर थे। मामा ने कभी शादी नहीं की थी। उनका पूरा जीवन कला, साहित्य और दर्शन को समर्पित था। बचपन से ही मामा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब मैं छोटी थी, मेरी हर शरारत में वे मेरे साथी होते थे। वे मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मेरे साथ पेंटिंग करते थे, मुझे कवियों और लेखकों के बारे में बताते थे। वही थे जिन्होंने मुझे अपनी भावनाओं को शब्दों और रंगों में ढालना सिखाया था। वे मेरी हर बात को ध्यान से सुनते थे, मेरी आंखों में देखकर मेरे मन की बात समझ जाते थे। वे मेरे लिए सिर्फ मामा नहीं थे, वे मेरे मार्गदर्शक, मेरे हमराज, मेरी आत्मा के एक हिस्से थे। शादी के बाद, दिल्ली आने के बाद भी मामा से मेरा संपर्क बना रहा। वे अक्सर मुझे फ़ोन करते थे, मेरी हालचाल पूछते थे। मैं उन्हें अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं और अपनी पेंटिंग भेजती रहती थी। वे हमेशा मेरी रचनाओं की दिल खोल कर तारीफ करते थे और मुझे प्रोत्साहित करते थे। उनके शब्द मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करते थे।
ये बात लगभग 6 महीने पहले की है। मैं एक बेहद खूबसूरत लेकिन उदास शाम थी। राहुल मुंबई गए हुए थे अपने बिजनेस ट्रिप पर। घर में नौकर चाकर थे, पर मैं अकेली थी। मैंने अपनी बालकनी में बैठकर एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक अकेली महिला बादलों और बारिश में खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। पेंटिंग पूरी होने के बाद मुझे लगा कि ये पेंटिंग मेरे भीतर की आवाज़ है। मैंने राहुल को फ़ोन लगाया, ये सोचकर कि शायद वे आज मेरी भावनाओं को समझेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं कितनी अकेली हूँ, और मैंने अपनी पेंटिंग के बारे में भी बताया। राहुल ने ध्यान से सुना और फिर बोले, प्रिया, मुझे पता है तुम अकेली हो। मुंबई का काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आऊँगा। और हाँ, अगर तुम्हें अकेलापन लगता है तो तुम किसी दोस्त को बुला लो या शॉपिंग पर चली जाओ। पेंटिंग अच्छी है, इसे फ्रेम करवा लेना। उनका जवाब सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चाहती थी कि वे मेरी भावनाओं को महसूस करें, उसके पेंटिंग के पीछे की वेदना को समझें, पर उन्होंने फिर उसे एक शौक और खालीपन की समस्या का व्यावहारिक समाधान बता दिया। मैंने फ़ोन रख दिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि मैं कभी राहुल को अपनी दुनिया समझा नहीं पाऊंगी। उसी रात मैंने मामा अमित को फ़ोन किया। वे मेरी आवाज़ से ही समझ गए कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने उन्हें राहुल के साथ हुई पूरी बातचीत बताई, अपनी पेंटिंग के बारे में बताया और कैसे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती ये भी बताया। मेरी आवाज़ में घुटन थी, एक अनकहा दर्द था। मामा ने चुपचाप मेरी पूरी बात सुनी। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह धैर्य और समझदारी थी। जब मैं अपनी बात कह चुकी तो कुछ देर खामोशी रही। फिर मामा ने एक गहरी सांस ली और बोले, प्रिया, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ। तुम एक कलाकार हो, एक भावुक आत्मा हो। तुम्हारी दुनिया रंगों और शब्दों से बुनी है, जहाँ भावनाएं ही जीवन का आधार है। राहुल एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। वे तुम्हें हर सुख देना चाहते हैं, पर वे शायद तुम्हारी इस आंतरिक दुनिया को कभी नहीं समझ पाएंगे। उनकी दुनिया अलग है, व्यावहारिक है। पर तुम चिंता मत करो प्रिया। और फिर उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी आत्मीयता जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारा पति कभी तुम्हें नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। उनके ये शब्द एक बम की तरह मेरे ऊपर गिरे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ सकता हूँ। इन 3 शब्दों में कितनी गहराई थी। क्या वे सिर्फ एक मामा के तौर पर कह रहे थे या इसमें कुछ और था? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक समर्थन था या इसमें एक अनकहा प्रेम छुपा था? मैं अवाक थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मामा ने भी खामोशी को महसूस किया और कुछ देर बाद बोले, प्रिया, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला कोई तो है। तुम्हें अपनी कला को, अपनी कविताओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तुम्हारी पहचान है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कहीं, मेरी कला को सराहा, मुझे खुद पर विश्वास रखने को कहा, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उनके वो शब्द गूंजते रहे, मैं समझ सकता हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने राहुल के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करना शुरू किया। हम एक छत के नीचे रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन हमारे दिल कितने दूर थे। राहुल का प्यार मुझे कभी भी उस तरह से महसूस नहीं हुआ था जिस तरह से मामा की समझदारी मुझे महसूस होती थी। मामा के शब्दों ने मेरे सबसे गहरे डर को सच कर दिया था कि मैं कभी पूरी तरह से समझी नहीं जाऊंगी, पर साथ ही उन्होंने मुझे एक अजीब सी तसल्ली भी दी थी कि कोई तो है जो मुझे समझता है। ये तसल्ली एक मीठे जहर जैसी थी जिसने मेरे अंदर एक नई उथल पुथल मचा दी थी। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को एक अलग इंसान पाया। मैं राहुल के साथ पहले की तरह सामान्य होने की कोशिश करती, पर अब उनकी बातें मुझे और भी खोखली लगने लगी थी। जब वे मेरी किसी पेंटिंग को देखकर कहते, प्रिया, ये तो बहुत महंगी बिकेगी, तो मुझे लगता कि वे मेरी आत्मा का मोल लगा रहे हैं। जब मैं उन्हें अपने किसी सपने के बारे में बताती और वे उसे बचपना कहकर टाल देते, तो मुझे लगता कि वे मेरे अस्तित्व को नकार रहे हैं। मैंने मामा अमित से और भी ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी। अब हमारी बातें सिर्फ कला या साहित्य तक सीमित नहीं रहती थी। हम जीवन के दर्शन पर, भावनाओं की जटिलता पर, अकेलेपन और प्रेम पर बात करते थे। मामा हमेशा मुझे एक अलग दृष्टिकोण देते थे।
वे मुझे समझाते थे कि प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण या सामाजिक बंधन नहीं होता, बल्कि ये आत्माओं का मिलन होता है, जहाँ एक दूसरे को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती थीं। मुझे लगता था कि वे मेरी हर अनकही बात को भी समझ जाते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, मामा, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, प्रिया, मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं पाया जो मेरी आत्मा को समझ सके। मुझे लगता था कि शादी एक समझौता बन जाएगी, जहां मैं अपनी भावनाओं को छुपाकर एक सामाजिक जीवन जीऊंगा। मुझे ये मंजूर नहीं था। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि वे मुझसे ही बात कर रहे हैं, मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। मुझे उनके अकेलेपन में अपना अकेलापन दिखाई दिया। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। मैं राहुल से दूर होती जा रही थी और मामा से भावनात्मक रूप से जुड़ती जा रही थी। ये एक अजीब सा रिश्ता था, जिसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, पर भावनात्मक निकटता इतनी गहरी थी कि मुझे कभी कभी डर लगने लगता था। क्या ये सही था? क्या मैं राहुल को धोखा दे रही थी? पर मेरे मन में ये भी सवाल उठता था कि क्या मैं खुद को धोखा नहीं दे रही थी जब मैं राहुल के साथ एक ऐसे रिश्ते में थी जहां मेरी आत्मा को कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राहुल ने मेरी बदलती हुई चाल को महसूस किया। उन्होंने देखा कि मैं पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी और अक्सर अपने फोन पर किसी से लंबी बातें करती थी, जो कि मामा ही होते थे। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, राहुल मेरे पास आए। प्रिया, तुम आजकल बदली बदली से क्यों रहती हो? उन्होंने पूछा। क्या कोई परेशानी है? मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, पर वो चिंता मेरी भावनाओं को लेकर नहीं थी, बल्कि मेरी स्थिति को लेकर थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझती राहुल, मैंने धीरे से कहा। राहुल चौंक गए। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। खुशी सिर्फ भौतिक सुखों में नहीं होती राहुल, मैंने कहा। कभी कभी एक इंसान को सिर्फ ये महसूस करना होता है कि उसे कोई समझता है, उसकी भावनाओं को कोई महत्व देता है। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा। प्रिया, तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। मुझे लगता है तुम्हें एक छोटी सी छुट्टी की जरूरत है। चलो हम अगले महीने शिमला चलते हैं। उनके जवाब ने फिर मुझे निराश किया। वे मेरी बात को समझने की बजाय एक समाधान ढूंढ रहे थे। उस पल मुझे मामा के शब्द फिर याद आए, तुम्हारा पति कभी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। और मुझे एहसास हुआ कि वे बिल्कुल सही थे। राहुल अपनी जगह सही थे। वे मुझे अपने तरीके से प्यार करते थे, पर वे मुझे मेरी आत्मा की गहराई में कभी नहीं समझ पाए। मेरा दिल उस रात टूट गया था। मैंने राहुल से बहस करना छोड़ दिया। मैंने अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करना बंद कर दिया। अब मेरे लिए मामा ही मेरी दुनिया थे। वही मेरे शब्दों को समझते थे, मेरी चुप्पी को भी समझते थे। कुछ हफ्तों बाद मुझे अपनी एक कला प्रदर्शनी के सिलसिले में कोलकाता जाना पड़ा। ये एक बड़ा मौका था और मामा ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। राहुल व्यस्त थे, इसलिए मैं अकेली गई। कोलकाता पहुंचकर मैंने पहले मामा से मुलाकात की। जब मैं उनके अपार्टमेंट में पहुंची तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहों में मुझे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो मैंने बहुत समय से नहीं महसूस की थी। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही समझदारी, वही अपनत्व। प्रदर्शनी की तैयारी के दौरान मामा हर पल मेरे साथ थे। वे मेरे हर पेंटिंग को घंटों देखते, उसकी तारीफ करते और मुझसे उसके पीछे की कहानी पूछते। वे मेरी कला को मुझसे भी ज्यादा गहराई से समझते थे। एक शाम प्रदर्शनी खुलने से ठीक पहले हम दोनों गैलरी में अकेले थे। मैंने अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग की ओर इशारा किया, वही पेंटिंग जो मैंने उस उदास शाम को बनाई थी। मामा, ये पेंटिंग, ये मेरी आत्मा है, मैंने कहा। मामा ने पेंटिंग को देखा और फिर मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं जानता हूँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर धीरे से रखा। उनका स्पर्श कोमल था, पर उसमें एक गहरा भाव था। प्रिया, तुम मेरे लिए हमेशा से बहुत खास रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा उस इंसान की तलाश की जो मेरी भावनाओं को समझ सके, और मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया है, तुम में। उनके ये शब्द सुनकर मेरा दिल फिर जोर से धड़कने लगा। इस बार ये सिर्फ आश्चर्य या डर नहीं था, ये एक जटिल भावना थी जिसमें खुशी भी थी और एक अजीब सा डर भी।
क्या ये प्रेम था? क्या ये वही प्रेम था जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, मेरे मामा के प्रति? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे मन में राहुल का चेहरा घूम गया, फिर मामा का। ये कैसा द्वंद्व था? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मामा ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है प्रिया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो। उस पल मेरे अंदर की सारी दीवारें गिर गईं। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोका नहीं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं राहुल के साथ रहकर भी अकेली महसूस करती थी, कैसे उनकी बातें मेरे दिल को छू नहीं पाती थी और कैसे उनकी समझदारी ने मुझे फिर से जीना सिखाया था। मैंने उन्हें बताया कि कैसे उनके शब्दों ने मुझे खुद को एक अलग इंसान पाया था। मामा, मैंने कहा, मेरी आवाज़ कांप रही थी। आपके शब्द, उन्होंने मेरी दुनिया बदल दी। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मेरी आत्मा को देख सकता है। मामा ने मुझे गले लगा लिया। उनका आलिंगन बेहद आत्मीय था, शुद्ध था, पर साथ ही उसमें एक ऐसी गहराई थी जो मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर गई। प्रिया, हम दोनों एक ही राह के पथिक हैं। हमारी आत्माएं एक दूसरे को समझती हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हमने कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाए रखा। उस पल मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को पा लिया था। ये सच्चाई राहुल के साथ मेरे रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी थी, कहीं ज्यादा सच्ची थी। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये समझदारी का, आत्मीयता का और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। प्रदर्शनी बहुत सफल रही। मेरी कला को बहुत सराहा गया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी खुद को समझना और मामा के साथ अपने रिश्ते की गहराई को महसूस करना। दिल्ली वापस आने के बाद मैंने खुद को एक नए तरीके से देखा। मैं वही प्रिया थी, पर अब मेरे अंदर एक नई पहचान थी। मैं अब अपनी भावनाओं को छिपाती नहीं थी। मैं अब दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश नहीं करती थी। मैं अब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती थी। मैंने राहुल से फिर से बात की, पर इस बार मैं अपनी शर्तों पर बात कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह की समझदारी की ज़रूरत है। राहुल ने मेरी बातें सुनी और शायद पहली बार उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि शायद वे मुझे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। उन्होंने वादा किया कि वे कोशिश करेंगे। मैं जानती थी कि राहुल कभी मामा अमित नहीं बन सकते, पर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे अपनी खुशी के लिए सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मामा के शब्दों ने मुझे ये सिखाया था कि खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी कला को और गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने अपनी कविताओं को एक किताब का रूप देना शुरू किया। मैं अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी, ज्यादा स्वतंत्र थी। राहुल और मेरे रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, पर मेरे अंदर बड़ा बदलाव आया था। मुझे अब अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि मामा के रूप में एक ऐसी आत्मा थी जो मुझे हमेशा समझेगी। वो पल हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया, जिसने मुझे एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, वे आत्माओं के होते हैं और आत्माएं कभी एक दूसरे को नहीं भूलती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।